नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और तमाम बड़ी बातें इस प्रेस ब्रीफिंग में सेना के प्रमुखों ने कही। उन्होंने बताया कि 100 आतंकियों को मार गिराया गया है। इसके साथ ही ऑपरेशन का मकसद आतंकी खात्मा था, ना कि पाकिस्तानी आवामों को टारगेट करना। इसके साथ ही बता दें आपको कि डीजीएमओ ने कहा कि 3 बड़े आतंकियों को हमने खत्म किया है और भी कई चेहरे सामने आए हैं जिनकी अभी फाइंडिंग चल रही है, उनकी आखिर वो किस नाम से जाने जाते थे, उसके बाद उन नामों का भी खुलासा किया जाएगा। लेकिन अभी 3 बड़े आतंकी भी भारत की सेना की इस कार्रवाई में मारे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, विंग कमांडर हमारे साथ पुष्कल द्विवेदी मौजूद हैं और बता दें रिविंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। बता दें आपको कि 20 दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस, बालाकोट जैसे ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस। सर, बालाकोट आपने देखा था, पहलगाम के इस बदलाव पे जिस तरीके से बदला भारतीय सेना ने लिया है, क्या कुछ आप देखते हैं? और 90 घंटों का ये संघर्ष, क्योंकि आज सेना ने 3 दिनों की पूरी कार्रवाई का इतिहास खोल के प्रेस ब्रीफिंग में रख दिया। उन्होंने कहा कि 100 आतंकियों को मारा। हालांकि पाकिस्तान ये गुमराह करने की कोशिश कर रहा था विश्व स्तर पर कि भारत की सेना ने पाकिस्तानी आवाम को टारगेट किया है। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय सेनाएं कभी भी आवाम को टारगेट नहीं करती हैं। और जो 100 का फिगर जो आप बता रहे हैं, मैं आपको बताऊं बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत सारी कंफर्मेशंस के बाद ही ये फिगर दी जाती हैं। फिगर इससे कहीं ज़्यादा है, इससे कहीं ज़्यादा आतंकियों को हमने हलाक किया है। देखिएगा आगे आने वाले समय में आपको और भी संख्याएं मिलेंगी, जैसे जैसे अक्रॉस द बॉर्डर लाइन एनिमी साइड से हमको पता चलता जाएगा। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑपरेशन हुआ। आतंकवाद के खिलाफ ये जो ऑपरेशन था, इसे पूरी तरह से आतंकवाद के ही खिलाफ रखा है भारतीय सेना ने। किसी भी सिविलियन को, किसी भी मिलिट्री के टारगेट को नष्ट नहीं किया। लेकिन हाँ, जो हमारे ऊपर अटैक हुए उनके रिटेलिएशन में, कोलेटरल डैमेज में मिलिट्री भी के भी कई लोग वहां से भी कुछ सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए होंगे, शहीद हुए होंगे। लेकिन हमारा जो प्राइम एम था आतंकवाद का खात्मा, वो काफी हद तक हमारी सेनाओं ने अचीव कर दिया। और मैं सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय सेनाओं ने अभी अपनी असली शक्ति दिखाई नहीं। ब्रह्मोस जिसकी हम बात करते हैं, उसके कई सारे वेरिएंट्स हैं। अभी तो हमने सारी शक्तियां क्या, हमने 5 या 7% भी भारतीय सेनाओं की शक्ति नहीं दिखाई। और उतने पे ही पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए और पाकिस्तानी डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क करके ये सीज फायर करने के लिए रिक्वेस्ट किया। और डीजीएमओ लेवल पे ये भी ध्यान देने की बात है कि ये मिलिट्री सीज फायर है, ये कोई पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक सीज फायर नहीं है। ये डीजीएमओ के लेवल पे सीज फायर डिक्लेयर हुआ है। और इस बात की हमको बहुत खुशी और हर्ष है। सेनाओं पे सम्मान, हमारा सेनाओं का सम्मान और बढ़ा है पूरे विश्व में। भारतीय जनता को धैर्य रखना चाहिए और देखना चाहिए कि अब डिप्लोमेसी आगे किस तरह के 4-5 दिनों में क्या हमें और टेबल पे क्या हमारे लिए भारत के लिए लेके आती है। जी, अभी आपने बात की कि देखना होगा कि आगे 3-4 दिनों में क्या कुछ होता है, लेकिन थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं। पहले वो पहलगाम का वो जो हमला, आतंकी हमला किया गया, 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आतंकियों का ये कहना कि जाके मोदी को बता देना, कहानी और सिलसिला वहां से शुरू हुआ था। और फिर आतंकी संगठनों का ने भी जिस तरीके से मजाक बनाया कि क्या कर लिया, क्या नहीं कर लिया। 15 दिन का समय भारतीय सेना ने और इंडियन गवर्नमेंट ने लिया और उसके बाद एयर स्ट्राइक की जाती है। किस तरीके से आप सेना की कार्रवाई को भी देखते हैं? क्योंकि जैसा ठीक कहा आपने कि अभी तो भारतीय सेना शुरू भी नहीं हुई है और पाकिस्तान के जो देश में जनता अलग है, फौज अलग हो चुकी है और गवर्नमेंट भी अलग हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए ये तो जो 90 घंटे का ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ये प्राइमरी भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन था, काउंटर टेरर ऑपरेशन था। अभी भारतीय वायुसेना ने अपना पूरा रंग नहीं दिखाया। उसके अलावा हमारी इंडियन नेवी, जैसे कि कॉन्फ्रेंस में भी आपने सुना होगा, पूरी तरह मुस्तैद और चुस्त थी। भारतीय सेना जो थल सेना है वो पूरी तरह तैयार थी। तो ये ऑपरेशन हमने बहुत रिस्ट्रेंट के साथ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, मैच्योरिटी के साथ चुन चुन के पिन पॉइंट स्ट्राइक करके हमने आतंक के ठिकानों को मारा है।
अब जी। पाकिस्तान के साथ क्या है कि पाकिस्तान को चलाने वाले 3 ए हैं, वो 3 ए के सिद्धांत से चलता है। ए, अल्लाह के नाम से लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाओ। दूसरा ए, आका, जो उसके टेरर के आका हैं, जो उसके हम मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे आका हैं, उनकी बात मानो। और तीसरा आर्मी, जो आर्मी चलाती है उसको। तो उन लोगों का एक ऐसा मिला जुला खेल है कि सैन्य संगठनों के अंदर से आतंकवाद चल रहा था। तो उस बार्गेन में हुआ ये कि उनके सैन्य ठिकाने भी तबाह हो गए, उनके एयरबेसेस तबाह हो गए। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी वायुसेना को 20 वर्ष पीछे ढकेल दिया इस ऑपरेशन से। उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नष्ट हो गए हैं। पूर्ण युद्ध की तो बात ही नहीं। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, पाकिस्तान ने यह भी देखने की कोशिश की थी कि वो न्यूक्लियर अटैक अगर करता है तो क्या होता है। जी हाँ, सुन के थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन उसने ये प्रयास किया था। दिल्ली के ऊपर जो फतेह मिसाइल उसने दागी थी, उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था, लेकिन वही मिसाइल ऐसी है जिसको लेकर के वो न्यूक्लियर वॉरहेड दागने का प्लान बना रहा है। और उस मिसाइल को हमने बहुत पहले ही आसमान में डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो उसने ये भी देखा कि अगर वो न्यूक्लियर बम कभी प्रयोग करना चाहे तो भी भारत की जो डिफेंस सिस्टम है, जो डिफेंस अम्ब्रेला है, जिसमें S-400 और भी इस तरह के बहुत सारे सिस्टम्स हैं, वो उसे नाकाम कर देंगे। उसके बाद डर के, और पीछे से हम ये ना भूलें कि पाकिस्तान के अंदर बलोचों ने पूरा बलूचिस्तान अपने कब्जे में ले लिया था। पाकिस्तान आर्मी के 22 कैंप उन्होंने कब्जे में ले लिए थे। लगभग 500 पाकिस्तान आर्मी के लोगों को बलोचों ने हलाक किया, मारा। और इस वजह से पाकिस्तान थरथरा गया था और डर करके उसने हमारे मिलिट्री डीजीएमओ को संपर्क किया, रिक्वेस्ट की। और फिर भारत चूंकि एक जिम्मेदार देश है, हम शांति पसंद देश हैं, और हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यकीन दिलाना चाहते थे कि पाकिस्तान ही टेररिस्तान है, इसलिए उसे एक मौका दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, ये चल रहा है, ये अभी भी चल रहा है। और जब भी आतंक की कोई भी घटना करेगा पाकिस्तान, तो फिर से ये इसका फेज 3 चालू हो जाएगा। जी एक कुछ तस्वीरें भी आ रही है, क्योंकि इस प्रेस ब्रीफिंग में डीजीएमओ ने साफ कहा कि 9 ठिकानों पर हमने हमला किया, और तस्वीरें भी दिखाई कि आफ्टर और बिफोर तस्वीरें भी सैटेलाइट के माध्यम से ली गई थी, जो इस प्रेस ब्रीफिंग में दिखाई गई हैं। उन 9 आतंकी कैंप की बात किया जाए तो बहावलपुर सबसे ज्यादा हाईलाइट में रहा, जैसे जहां पर जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे संगठन अपनी फैक्ट्रियां चलाते हैं आतंकवाद की, उस कैंप को खत्म किया गया। और फिर उसके बाद एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें फ्यूनरल में तमाम बड़े चेहरे, आतंकवाद के चेहरे उस फ्यूनरल में दिखाई पड़े हैं, और वो पाकिस्तान की ही धरती है, जमीन है। तो पाकिस्तान अब, क्योंकि अगर एक तो सवाल ये रहेगा सर, और दूसरा इसमें ये भी जोड़ती हूँ कि पिछले जो अगर रात की बात की जाए, 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारत से पहले पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और ये कहता है कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हम शांति प्रिय देश हैं, हमको शांति चाहिए, और उसके बस 3 घंटे के भीतर ही सीज फायर जैसे उल्लंघन कर देता है, वायलेट करता है रूल्स को। जी जी, दोनों बातें मैं प्रकाश डालूंगा। पहला जो बहावलपुर है, वो इनके आतंक का जो आका जो मैंने कहा उसका अड्डा था जी। और मसूद अजहर का पूरा परिवार इसमें मारा गया, क्योंकि वो सब आतंक में लिप्त थे। मसूद अजहर जो किसी बंकर में छुपा है, अभी उसकी जान भी ज्यादा नहीं बची है। मैक्सिमम मेरे अनुमान के अनुसार से 30 से 35 दिन के अंदर मसूद अजहर भी मारा जाएगा। और दूसरी बात ये कि जो उन्होंने सीज फायर उल्लंघन के बाद भी कुछ हमले हुए, मैं उसको स्पष्ट कर देता हूं। चूंकि भारतीय वायुसेना ने, भारतीय सेनाओं ने उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की रीढ़ तोड़ दी थी, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स तबाह कर दिए थे जिसके जरिए आतंक फैलाते हैं वो, इसलिए सीज फायर की सूचना भी ऑथेंटिकेटेड तरीके से पहुंचाने में उनको कई घंटे लग गए। और इसीलिए जो उनकी इस तरह की फील्ड यूनिट्स थी, वो फायर पे फायर किए जा रही थी ड्रोन, क्योंकि उन तक ये बात वेरीफाइड पहुंचाने का जरिया ही नहीं बचा था, क्योंकि कमांड एंड कंट्रोल तो उनके पहले ही नष्ट किए जा चुके थे। लेकिन जब ये खबर उन तक गई कि नहीं, डीजीएमओ ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने घुटने टेक दिए हैं भारत के आगे, तो फिर उन्होंने भी इस चीज को रोक दिया। और मुझे नहीं लगता कि उनकी हिम्मत पड़ेगी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एक शरारती देश है, टेररिस्ट देश है, अगर आज की रात उन्होंने हमला किया तो अब की प्रतिकार बहुत भयानक होगा। और मुझे लगता है फिर ये चीजें रोकना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी
जिस तरीके से सर आपने कहा कि अब अगर इस तरीके की किसी भी हरकत पाकिस्तान की तरफ से होती है, क्योंकि आज कल और ये 2-3 दिन बड़े एक्सट्रीमली सेंसिटिव बताए जा रहे हैं, अगर कोई भी हरकत होती है तो पाकिस्तान, क्योंकि अगर महाशक्तियों की बात करें, भारत के साथ रशिया है, भारत के साथ अमेरिका है, और अमेरिका ने ही मध्यस्थता कराने के लिए 2 देशों में बातचीत भी की थी, और कहीं ना कहीं उसी का परिणाम नजर आया कि पहली बार ऐसा देखा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति किसी देश में 2 देशों में महायुद्ध को रोकने के लिए खुद बहुत तत्परता दिखा रहे थे। और क्योंकि भारत एक पोटेंशियल मार्केट है, भारत एक पोटेंशियल मार्केट है जिससे महाशक्तियां, चाहे अमेरिका की बात करते हैं, इजराइल की बात करते हैं, रशिया की बात करते हैं, तमाम महाशक्तियां विश्व की भारत से मार्केटिंग और रिलेशनशिप अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो पहले से ही भुखमरी का शिकार था, पाकिस्तान बेरोजगारी का शिकार था, पाकिस्तान की इकोनॉमी लेस थी, पाकिस्तान भारत के पानी देने की वजह से उनका एक बहुत बड़ा तबके तक पानी पहुंच रहा था। तो क्या अगर इन केस, क्योंकि पाकिस्तान ने हरकत तो कर दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोबारा से इस बार वायलेशन की, तो अगर दोबारा करता है तो क्या इस बार अमेरिका भी समझाने में कामयाब रह पाएगा भारत को? देखिए, बात यह है कि अमेरिका तो अपने आप को इस पूरे विश्व का चौधरी समझता है, इसलिए वो सोचता है कि हर चीज में उसका इंटरवेंशन रहना चाहिए। लेकिन जैसा कि भारत सरकार ने और सेना ने स्पष्ट कर दिया है, और भारतवासियों को भी समझना चाहिए कि इस सीज फायर में अमेरिका का हाथ नहीं है। अमेरिका क्लेम कर रहा है लेकिन उसका हाथ नहीं है। ये सीज फायर डीजीएमओ लेवल पे हुई है, यानी कि मिलिट्री सीज फायर है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे भारत के डीजीएमओ साहब से रिक्वेस्ट की, और उस पर जब चिंतन हुआ तब ये कहा गया कि नहीं, पाकिस्तान को एक मौका दिया जाए, क्योंकि युद्ध होता है तो आवाम को खतरा होता है दोनों तरफ की। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से युद्ध होगा तो भारत के बच्चे महिलाएं नहीं मारे जाएंगे, भारत के बुजुर्ग और नागरिक नहीं मारे जाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी देश कितना भी शक्तिशाली हो, जब वो किसी से फुल स्केल वॉर करता है तो उसके अपने नागरिक भी मारे जाते हैं। और हमारा पाकिस्तान की आवाम से कोई झगड़ा नहीं है, वहाँ के सामान्य लोगों से झगड़ा नहीं है। इसलिए हम नहीं चाहते कि दोनों ही तरफ के सिविलियन नागरिक, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग मारे जाएं। इसीलिए ये सब कंसीडर करते हुए युद्ध ना करने और सीज फायर करने को कंसीडर हमारे डीजीएमओ ने मिलिट्री लेवल पे किया। इसमें अमेरिका भले ही अपना श्रेय ले जाना चाहता हो वैश्विक स्तर पे, लेकिन वास्तव में इसमें अमेरिका का कोई श्रेय नहीं है। और अगर रही बात अगले बार इसने वायलेट किया पाकिस्तान ने, और हमको उसके रिटेलिएशन के लिए क्या अमेरिका रोक पाएगा? बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा। क्योंकि एक चीज आप बहुत ध्यान से सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, वो ट्वीट करते हैं कि उन्होंने इंटरवेंशन किया है, और हमारा एक मेजर जनरल जो हमारे फौज का एक अधिकारी है वो कहता है कि अमेरिका का कोई इंटरवेंशन नहीं। इसका मतलब इट इज नाउ डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वर्सेस आवर वन आर्मी ऑफिसर। तो अगर हम भारत इतनी शक्ति दिखा रहा है कि एक आर्मी ऑफिसर कह दे रहा है कि तुम गलत हो, तो भारत अब रुकने वाला नहीं है, ये आप समझ लीजिए, न किसी के प्रेशर में आने वाला। सर अगर चाइना का, क्योंकि अमेरिका को आपने कहा कि क्रेडिट ले जाने की कोशिश की जा रही है, चाइना को इस वक्त आप किस स्थिति में पाते हैं? क्या चाइना बैकहैंड सपोर्ट पाकिस्तान को करने वाला है? क्योंकि टर्की ने तो वेपन भेज के ये बता दिया है कि टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल उचित प्रश्न है ये। चाइना बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सीपेक के रूप में उसके बहुत बड़े इंटरेस्ट हैं। उसको, चाइना को इतने बड़े गुलामों की संख्या मिल रही है, इतने बड़े मूर्खों की संख्या मिल रही है, जिसके आधार पे चाइना अपने सारे गलत काम कराता है। ड्रग्स का धंधा भी होता है वहां पर। तो बिल्कुल चाइना सपोर्ट कर रहा है और चाइना सपोर्ट करेगा, लेकिन चाइना खुल के कितना सपोर्ट कर पाता है ये हमें देखना होगा। दूसरी बात, तुर्की की जो बात रही, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि तुर्की के संबंध में हमारी डिप्लोमेसी को और काम करने की ज़रूरत है। अभी तक हमने जिस तरह तुर्की के साथ बिहेव किया, जो भी किया, उसके साथ हमने जो टाइज की, उसकी जो हेल्प की, वो सारी फ्यूटाल हो गई। ये हमें पहले से पता था, ये हमें पहले से सोचना चाहिए था। किसी भी देश का चरित्र देखा जाता है कि उसका चरित्र कैसा है। तो तुर्की की नब्ज दबाने का भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं तुर्की की नब्ज दबाने के। ग्वादर पोर्ट में हमें अपनी उपस्थिति, हमें अपनी शक्ति मजबूत करनी होगी, और हम अगर उस एरिया में, वेस्ट पाकिस्तान में अपनी शक्ति मजबूत कर लेंगे, तुर्की को दबाने में हम बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। तुर्की वैसे कोई सामरिक रूप से बड़ी शक्ति नहीं है। अगर तुर्की पूरा सपोर्ट भी कर दे, फिर भी तुर्की और पाकिस्तान मिलकर भी युद्ध की अगर घोषणा कर दे,
तो भी वो भारत के विरुद्ध ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, चाइना एक बड़ी शक्ति है और मुझे लगता है यहाँ पर हमको अपनी योजनाओं में कुछ बदलाव लाने होंगे और इसको एड्रेस करने का और पुख्ता हमको तैयारी करनी पड़ेगी। जी, थोड़ा सा आतंकवाद पे भी बात करते हैं सर, क्योंकि आपने बड़े करीब से, चाहे बालाकोट की बात करते हैं, पुलवामा देखा हमने 2008 देखा, तो लगातार हम आतंकवादी संगठनों की तरफ से भारत पर हमला देखते आए हैं और लगातार भारत ने सबर भी बनाया हुआ था। और ये सिविलियंस पे इस बार जिस तरीके से, क्योंकि तालिबानी जो इस बार टैक्टिक आतंकवाद संगठन ने, टीआरएफ की बात करते हैं, जो आतंकवादी संगठनों ने इस बार जो टैक्टिक अपनाई वो कहीं ना कहीं तालिबानी संगठनों से प्रेरित मानी जा रही थी। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि क्या भारत को तोड़ने की कोशिश, ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये भारत को दो हिस्सों में बांटने का, क्योंकि 0 पॉइंट से अगर आप शूट कर देते हैं और ये धर्म पूछ कर शूट कर देते हैं, कलमा पढ़ने के लिए कहते हैं, तो कहीं ना कहीं अशांति फैलाने की कोशिश भी थी ये। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड चीज उन्होंने करी और बहुत बड़ी भूल करी। और मैंने पहले भी कहा था कि इसका सिर्फ एक इलाज है कि स्ट्रिंग क्लिनजिंग ऑपरेशंस होने चाहिए। स्ट्रिंग क्लिनजिंग ऑपरेशन का मतलब ये कि ये हमने जो बदला ले लिया, ऑफ सिंदूर कर लिया, इसी के पार्ट में हमको अपने देश के अंदर स्ट्रिंग क्लिनजिंग ऑपरेशन करना चाहिए। आतंक में जो लोग भी इन्वॉल्व मिले, जरा सा भी इन्वॉल्वमेंट मिले, जिसने गाड़ी प्रोवाइड की, जिसने राशन प्रोवाइड किया, शेल्टर प्रोवाइड किया, कम्युनिकेशन प्रोवाइड की, मेरा ये कहना है स्पष्ट भारत सरकार को, भारत की फौजों को, कि इसमें नो टॉलरेंस पॉलिसी करके उनके पूरे परिवार को नष्ट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आतंकी को एक बहुत बड़ी, देखिए मैंने जम्मू कश्मीर में बहुत सारे सीआई ऑप्स किए हैं और बहुत करीब से देखा है और इनको आंखों में आंखें डाल करके इनको मैंने मारा भी है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि इन्हें एक चीज का खौफ होता है कि मरने के बाद इनके परिवार की देखभाल ठीक से हो जाए। ये हमेशा सोचते हैं कि ये तो फिदायीन हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई पैसा लेके काम नहीं कर रहे हैं, ये एक आइडियोलॉजी से काम कर रहे हैं और वो आइडियोलॉजी इनको सिखाती है कि मरने के बाद तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो इनको अपनी चिंता नहीं होती मरने की। लेकिन अगर इन्हें ये पता होगा, ये भय होगा कि भारत के अंदर आतंकवाद में जो भी इन्वॉल्व होगा उसके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया जाएगा, जिस दिन ये भय हम ले आए उस दिन भारत में आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। मेरी ये बात रिकॉर्ड करके आप रख लीजिए, यही तरीका है। जी, बहुत शुक्रिया सर तमाम बातों के विश्लेषण के लिए। और हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर पुष्कर द्विवेदी मौजूद थे। इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जारी चल रहा था और प्रेस ब्रीफिंग में साफ बताया गया कि 100 आतंकियों को मारा गया। हालांकि पाकिस्तान गुमराह करने की, बरगलाने की कोशिश कर रहा था कि भारत ने उनके आवाम पर हमला किया है, लेकिन तस्वीर तो बिल्कुल इतर है। तस्वीर ये कहती है कि पाकिस्तान ने हमला किया हमारे गुरुद्वारे पर, तस्वीर ये कहती है कि पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की दिल्ली पर, जिसका पुख्ता सबूत भी नजर आता है जब भारतीय सेना मिसाइल को हिसार में ही खत्म कर देती है, नेस्तनाबूद कर देती है। इस बड़ी खबर में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।